हेलो स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के जो हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस 2023 के बारे में। क्योंकि जो आपका फॉर्म है वो जानते हैं कि आपको वीडियो मिल चुका है कि दिसंबर और जनवरी में फॉर्म ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके इसके हिसाब से आपके पास समय कम है, क्योंकि जब आपका फॉर्म दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट होगा, आपका फॉर्म जब दिसंबर और जनवरी में आ जाएगा तो आपका पेपर फरवरी और मार्च, आपका जो पेपर है फरवरी और मार्च के बीच में होना स्टार्ट होगा। ये तो क्लियर है। तो इसके हिसाब से आपको टोटल मिलाकर 3 से 4 महीने का समय है। और आपको कितना चैप्टर इसमें रिवीजन करना है। अब आपको जितना चैप्टर, मान लीजिए 50 चैप्टर आपका है मैथ, 50 चैप्टर मैथ है और 24 फिजिक्स और केमिस्ट्री पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपको टोटल 48 से लगभग आपका पड़ेगा 98, 48 98 चैप्टर आपका पड़ेगा, 96 चैप्टर पड़ेगा। तो आपको इसमें से ज़्यादा चैप्टर हैं। तो आपका समय अगर मान के चलिए इस हिसाब से कि कोई एक चैप्टर डेली रिवीजन करेंगे तो आपको डेली एक चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना है। अब अगर आपको देखिए, अब मैं आपको बता दूँ कैसे आपको पढ़ना है। अब बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि सर मेरा याद नहीं होता, तो मैं आपको बता दूँ, जिस मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उस थ्योरी का आपको पीडीएफ डेली टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। आप टेलीग्राम चैनल को सिखाएंगे, जाएंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ पर डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको टेलीग्राम में सर्च करेंगे RS गौतम टेक्निकल, तो आपको वहाँ से आपको जाकर ज्वाइन हो जाना है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। अब चलिए मैं हम लोग आपको स्टार्ट करते हैं। जो केमिस्ट्री का तीसरा लेसन है और पार्ट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, जो इसमें हम लोग थ्योरी को रिवीजन करेंगे। अगर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तभी आगे क्वेश्चन को लगा पाएंगे। आप कहेंगे सर पहले से ही क्वेश्चन को उत्तर रखे होंगे, तो नहीं, हम लोग थ्योरी से ही क्वेश्चन उत्तर को निकालते हैं। प्रश्न थ्योरी से ही बनते हैं और क्वेश्चन थ्योरी से ही निकलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है रासायनिक संयोग के नियम, देखते हैं इसमें कौन सा चीज़ है जो है। तो अब देखिए यहाँ पर है, अब जो है लॉस ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन, जो इसकी इंग्लिश होगी आपकी, इसकी रासायनिक संयोग के नियम, लॉस ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट जितने भी यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेंगे, सारे चैनल पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई, हिंदी ही पढ़ाई जाती है। टोटल इसका मिल जाएगा लिखा हुआ इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको जब आप कंप्यूटर के सामने आपका पेपर ऑनलाइन होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल या 3 साल से आपकी पेपर ऑनलाइन चल रही हैं, तो इसके हिसाब से आपका जो पेपर ऑनलाइन चल रहा है, तो आपको जो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन उठाएगा। इंग्लिश एक बगल आपको इंग्लिश मिलेगा, एक हिंदी मिलेगा। आप कौन सा करना, इंग्लिश करना चाहते हैं, हिंदी के कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो आपको एक पूछा जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से बेटर पड़ेगा हिंदी, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा तरह का पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो थ्योरी और थ्योरी को देखते हैं। तो देखिए इस थ्योरी में हम लोग स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरचना एवं द्रव्यमान की अवनिष्ठता का नियम, लॉस ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए आपको इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, पहले आपको क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन कौन सा होगा मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। द्रव्यमान संरचना या द्रव्यमान अवनिष्ठता के नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किए थे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको इसी में पहला क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके नीचे आपको सारे आपको उसमें उत्तर मिलेगा। अब आपको उत्तर कैसे छांटना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस नियम को सर्वप्रथम रशियन वैज्ञानिक लामनोवस ने प्रतिपादन किया था। जो रशियन के वैज्ञानिक थे लामनोसाव ने किया था प्रतिपादन किया था। बाद में जो लेवेसियो आए, इस नियम की पुष्टि कर दिए। अब देखिए इनको हटा दिया गया, इनको हटाकर लामनोसियो को हटाकर लेवेसियो को कर दिया गया। इस नियम की पुष्टि कर दी आकर। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि द्रव्यमान संरचना या द्रव
द्रव की अनिश्चयता के नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक किए थे? लेवेसियो ने किए थे। अब देखिए, अब आपको मिल गया ना कि पुष्टि की थी। अब आपको यहाँ से आता है, इस नियम के अनुसार द्रव अविनाशी है। जो ये नियम है, आपको इस नियम के अनुसार द्रव अविनाशी है, अर्थात द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अतः किसी भी रसायन अवक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अपक्रिया के पूर्व था। देखिए, अब इसके हिसाब से जो आपको बताया गया है, जो द्रव्य है वो अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, मतलब उसे प्राप्त किया जा सकता है, ना तो उसे विनाश किया जा सकता है। मतलब उसे ना तो पाया जा सकता है, ना उसे विनाश किया जा सकता है। अतः ये मतलब यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्यमान का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया के पूर्व था। आपने कोई अभिक्रिया ले लेंगे, जैसे देखिए आपको यहाँ पर उदाहरण में समझा दिया गया। उदाहरण में AgNO3, अब जो आपका Ag है और NO3 है प्लस NaCl, अब इसका जब आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे बनता है AgCl प्लस NaNO3। तो आपका क्या बना? जितना पहले था उतना अब भी है। आपका जितना पहले था उतना अब भी है, उससे हटा नहीं है। देखिए अब आपको यहाँ पे मिला है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए Ag, अब आपको AgNO3 है, आपको AgNO3 है और NaCl है। तो अब आपको NaAg, देखिए यहाँ पे Na इधर मिल रहा है, इसको एक तरफ कर दिया गया है, Na और NO3 यहाँ ला दिया गया है। अब बचा Ag और Cl। अब देखिए आपको Ag और यहाँ से है, सॉरी, Ag और Cl और Cl A है। तो आपको देखिए क्या आपको यहाँ पे बताए हैं कि अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन उपरांत भी द्रव्यमान कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि अभिक्रिया के पूर्व था। देखिए आपको ये अभिक्रिया है, अब क्रिया इसकी अभिक्रिया करेगा तो तब भी ये इतना है, हटा नहीं। तो आपको ये चीज़ है, आपको समझना है इस चीज़ को। क्रिया से पहले AgNO3 था। देखिए अब आपको यहाँ पे उदाहरण में समझा गया है, क्रिया से पहले AgNO3 था तथा NaCl का संयुक्त द्रव्यमान क्रिया के पश्चात प्राप्त। देखिए जब आप क्रिया करा रहे हैं तो उसके पश्चात Ag और Cl तथा NaNO3 के संयुक्त द्रव्यमान में बराबर हैं। तो आप इनको एक बराबर द्रव्यमान बराबर हैं। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको इसको ही नोट करते चलना है। तो अगर आप चाहते हैं नोट नहीं कर पाए होंगे जो मैं बोला हूँगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी मिल जाएगा। अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम आता है। अब आपके सामने आता है स्थिर अनुपात का नियम। अब आता है स्थिर अनुपात का नियम, लॉस ऑफ कंसर्ट प्रोपोर्शनल। देखिए अब आता है इस नियम फ्रांस के वैज्ञानिक। अब स्थिर अनुपात के नियम, देखिए आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये प्रश्न है। अब मैं आपको बता दूँ ये प्रश्न है। अब प्रश्न है, अभी क्या है प्रश्न, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक किए थे। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे। देखिए थोड़ा सा सर्दी हो गया, जो दिक्कत हो रहा है बोलते बोलते। तो आपको इस नियम फ्रांस के वैज्ञानिक, देखिए इस नियम फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने प्रतिपादन किया था। जो प्राउस्ट इस नियम को प्रतिपादन किए थे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि द्वारा, देखिए प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अब आपको इसको देखिए क्या कहने का, इसको समझने का कंसेप्ट है। अब आपको इस थ्योरी को समझना है। मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए इस नियम के फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, जो प्रत्येक रासायनिक यौगिक हैं, यौगिक में चाहे वह किसी भी द्वारा भी, मान ली किसी भी विधि द्वारा भी किसी भी परिस्थिति में, वो किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में
किसी भी स्थान पर बनाए जाएं। अब जैसे आपने कोई परिस्थिति में फंस गए तो आप किसी से सहायता मांगते हैं, तो वो चीज़ बोला गया, वो किसी भी परिस्थिति में भी रहे, ठीक है, किसी भी स्थान पर भ्रामक अगर दूसरे के स्थान पर इसको भी बनाया जाए, उपस्थित में तत्व द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहेंगे। ये इसका जो अनुपात होगा वो बदलेगा नहीं, वह एक निश्चित अनुपात, जो निश्चित अनुपात होगा वो निश्चित अनुपात में ही रहेगा, अर्थात वह बदलेगा नहीं। अब देखिए इसका जो उदाहरण से आपको समझिए, इसमें से आपका जो क्वेश्चन बनेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जल, जो जल H2 होता है, आपको पता है जल H2 होता है और वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से बना यौगिक है। जल H2 और हाइड्रोजन O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है। यह नदी, समुद्र, कुएं, वर्षा या किसी भी रासायनिक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ये मतलब किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं कि आप कोई एक विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और कैसे? इस विशेषण करने पर ज्ञात होता है। देखिए जो इसका विशेषण है, इसको ज्ञात करने पर होता है कि जल में सदैव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, जो जल है ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक संबंधे, देखिए 1:8 के अनुपात में संयोग करते हैं। जो इनका अनुपात होता है 1:8 के, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, अब जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण में दे देगा 1:8 में संयोग करता है, वैसे हर एक चीज़ आपको रहेगी संबंधे के अनुपात में करता है। तो चलिए अब आपको स्टार्ट किया जाए। अब जो दूसरा आपको यहाँ पर समझ में पूरी तरीके आ गया होगा, गुणित अनुपात का नियम। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आप आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से बन गया। वो क्वेश्चन कौन सा आपका बना है मैं आपको बता दूं। देखिए गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया था। अब आपको मिल जाएगा, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया था। और गुणित एक क्वेश्चन और दूसरा कोई क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस सन में किया गया था, मतलब इस नियम को किस सन में किया गया था। ये भी आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। देखिए आपको जब आपको प्रश्नावली स्टार्ट की जाएगी तो उसमें मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अब आपको चलिए पढ़ते हैं। देखिए गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया था। अब आपको इसमें जो इसमें आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल आंसर इसमें आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब आपको यहाँ पे आ गया। देखिए इस नियम को 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादन किया था। जो अब देखिए आपको मिल गया। पहला जो क्वेश्चन है था, मैं आपको बता था कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक किया था, जॉन डाल्टन पहला। और दूसरा जो था, गुणित अनुपात के नियम किस सन में किया गया था, 1803 में। आपको इसको ध्यान देना है, 1803 ईस्वी में किया गया था। 1803 ईस्वी में आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर तुरंत इतने एक ही लाइन में मिल गया। अब आपको पता है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी लाइन में मिल गया। और आगे चलिए देखते हैं। इसके अनुसार जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करेंगे, जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करेंगे 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। अब आपको 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बनेंगे। अब आपको यहाँ पे आ गया समझ में। तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तब आपको देखिए जब दोनों द्रव्यमानों में देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, जब तत्व के समान द्रव्यमान में संयोग करने वाले दूसरे तत्व में विभिन्न रसायनों में एक सरल गुणित अनुपात का नियम होता है। एक गुणित अनुपात का नियम होता है। अब यहाँ से आपको टोटल बताया गया है।
कि देखिए अब आपको एक बार और मैं बड़ा की बता रहा हूँ, जो लोग नोट नहीं किए नोट कर भी लेंगे। इस नियम को 1803 ईस्वी, गुणित अनुपात की नियम को 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाली दूसरे तत्व की विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। अब इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल जो है, इसका उदाहरण और एग्जाम्पल देखना है आपको। कार्बन तथा ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके दो यौगिक देखिए कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनते हैं। इनमें कार्बन निश्चित मात्रा में, जो कार्बन है वह निश्चित मात्रा में 12 ग्राम से संयोग करने वाली ऑक्सीजन का, जो करने वाला ऑक्सीजन है, करने वाली ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्रम से 16 तथा 32 ग्राम हो। अब आपको 16 यहाँ पे देखिए 16 और 32 ग्राम ऑक्सीजन की यह मात्रा एक संबंधित दो के सरल अनुपात में है। जो ऑक्सीजन की मात्रा है, अब आपको यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर आपको 16 है, आपको इस पर ध्यान 16 32, तो एक संबंधित 2 के अनुपात। अब आप कैसे हुआ एक संबंधित 2 के अनुपात, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको जो यहाँ पर ये है कार्बन और मोनोऑक्साइड, ये CO है, और आपको जो इसका बट्टे में CO2 है, तो आपको अब यहाँ पर 16/32 होगा, 16/32 होगा। तो 16 का नाम 16 दूना 32, तो आपको 16 दूना 32। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको कंप्रोमाइज करेंगे 1/2, तो इसका जो सरल अनुपात होगा 1/2 में होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको मैंने 3 नियम बताया, द्रव्यमान संरचना का नियम बताया है, और गुणित अनुपात का नियम बताया है, और स्थिर अनुपात का नियम। मैं आपको बता दूं, जो आपका द्रव्यमान संरचना का नियम था, इसके प्रतिपादन लेवेसियो ने किए थे, और गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन लेवेसियो ने किए थे, जॉन डाल्टन ने किए थे, और स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन आपको प्राउस्ट ने किए थे। आपको टोटल पता चल गया। अब आपको जो आता है यहाँ पे चौथा नियम, आपको इसी चार नियम पर ही टोटल जितने क्वेश्चन आप 21-22 दिए होंगे, टोटल इसी थ्योरी पे लगेंगे। द्रव्यमान या तत्व अनुपात का नियम, ये आपका अंतिम नियम होगा, आप इसको ध्यान देना है, जो ये है अंतिम नियम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनमें क्या चीज़ है। इसका जो इंग्लिश होगा, आप इंग्लिश नहीं हिंदी से बात कीजिए, चलिए इंग्लिश छोड़िए। अब देखिए आप ये इस नियम का क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम जो होता है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम अब आपको मिलता है। आपको देखिए इस नियम में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका भी एक क्वेश्चन बनेगा, एक नहीं 2 क्वेश्चन। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किए थे और ये किस सन में हुआ था। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि देखिए अब आपको इसी थ्योरी में टोटल मिल जाएगा, जितने मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाएगा, और एक ही लाइन में, इससे इतनी लाइन में मिल जाएगा। तो अब आपको देखना है कि इस नियम को 1792 ईस्वी में जो नियम था आपको मिल गया कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम किस सन में किया गया था, 1792 ईस्वी में एक जर्मनी वैज्ञानिक, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, रिक्टर ने इसका प्रतिपादन किया था। अब आपको पूछ लिया कहीं क्वेश्चन कि तुल्य अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आप बताएं कौन सा। रिक्टर ने किया था, और किस सन में किया था, 1792 सन में किया था। अब आपको यहाँ पर मिल गया। अब इसको छोड़ना, देखिए अब आपको नोट करते हुए चलना है
इस नियम को 1792 ईस्वी में एक जर्मन के वैज्ञानिक रिक्ट ने प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार जब दो तथा दो के भिन्न, अब आपको मिल रहा है, जब दो तथा दो के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व को निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। अब मान लीजिए कोई तत्व है भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेंगे। अब मान लीजिए आपको कोई दो तत्व हैं, एक और एक, ये भिन्न भिन्न है, ये एक है, ये दो है, ये पाँच है, दो पाँच है, तो ये भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व से निश्चित द्रव्यमान से संयोग करें, जो तीसरा द्रव्यमान होगा उससे करेंगे। अब आपको यहाँ पे संयोग करते हैं यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वह उसी द्रव्य अनुपात में अवस्था अथवा इसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं। अब आपको इसको समझना है, देखिए ध्यान से एक बार मैं और आपको इसको बता रहा हूँ कि इस नियम को 1792 ईस्वी में प्रतिपादन हुआ था। इसको रिक्टर के वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, देखिए अब आपको यहाँ पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान है और अलग अलग किसी तीसरे तत्व से निश्चित द्रव्यमान में, जो निश्चित द्रव्यमान होगा अब आपको भिन्न भी होगा और अलग भी होगा, और तीसरा जो तत्व होगा वह निश्चित द्रव्यमान से, जो तीसरा तत्व रहेगा वो निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो वे किसी अनुपात में अवस्था अथवा इसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करके जिसमें वह तीसरे तत्व को एक निश्चित द्रव्यमान संयोग करता है। तब आपको यहाँ पर इसको ध्यान देना है, इस लाइन को ध्यान देना है यहाँ से, इसके सरल गुणित अनुपात में नियम संयोग करेंगे जिसमें वह तीसरे तत्व को एक निश्चित द्रव्यमान संयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में अब देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा उदाहरण जो है, आपको उदाहरण को ध्यान देना है। उदाहरण, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके मीथेन तथा ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए अब कार्बन और हाइड्रोजन से जब संयोग कराएंगे तो यहाँ पे मीथेन तथा ऑक्सीजन से संयोग, अब देखिए आप यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन से संयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस यौगिक में कार्बन से निश्चित द्रव्यमान अर्थात जो कार्बन से निश्चित है वो 12 ग्राम से संयोग कराने वाले हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्व के द्रव्यमान में, जो ऑक्सीजन तत्व के द्रव्यमान है 4:32 या 1:8 है का अनुपात है। अतः जब हाइड्रोजन अनुपात एवं ऑक्सीजन संयोग करेंगे जल बनते हैं। मान लीजिए आप जब दोनों हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो क्या बनता है, जल, यह H2 बनेगा, जो जल होगा वो बनेगा। आपका जो जल है इसको ध्यान देना है कि जल बनते हैं। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक संबंधी 8 अनुपात से होते हैं, जो जल होता है एक संबंधी 8 से अनुपात से होता है। तो आपको यहाँ पर टोटल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपके सामने आता है गोलुस्के का गैसीय आयतन संबंध का नियम, जो गोल्स्के-लुस्के का गैसीय आयतन का नियम का संबंध। देखिए जब समान ताप एवं दाब पर स्थित गैस एक दूसरे से क्रिया करके और क्रियाफल भी गैस हो तो क्रिया तथा क्रियाफल गैसों के आयतन में सरल अनुपात होगा। तो आपको ध्यान देना है कि समान ताप एवं दाब पर यदि गैस एक दूसरे से क्रिया करके और क्रियाफल भी गैस हो तो क्रिया तथा क्रियाफल गैस अनुपातों का अनुपात होगा। अब इसका जो उदाहरण आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे N2 + 3H2। अब यहाँ पे अब आपको कैसे कराएंगे, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ से नहीं, इस तरह आपको समझना है, ध्यान देना यहाँ से। देखिए अब आपको यहाँ पे एक मिल गया है N2 + 3H3। जब अब इसका संयोग कराएंगे तो अब क्या करेंगे,
तो बताइए अब इसका संयोग कराएंगे तो क्या करेंगे। देखिए अब इसको मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करा रहा हूँ, तो ये जो 3 है इसको यहाँ पे पहले लिखेंगे 3, अब n को यहाँ पे करेंगे। अब जो ये H2 बचता है, ये H2 बचता है, अब आपको यहाँ पे ले लेंगे तो आपका ये हो गया। जो ये आपका था यहाँ पे देखिए बन गया N2 प्लस 3H2 कम्युनिकेशन 3NO2 हो गया, आपका टोटल बन गया। अब आपको यहाँ पे आता है यहाँ देखिए आयतन 3, एक आयतन और 3 आयतन और 2 आयतन। अब आपको यहाँ पे देखिए मिला गया है अब 1 आयतन और 3 आयतन और 2 आयतन। तो देखिए 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन से क्रिया जब करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। आपको ध्यान देना, जब 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन जब क्रिया करेंगे आपस में, वो जब क्रिया करेंगे कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया का बनेगा। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो आपको इसको ध्यान देना, आपको ये भी पूछा जाएगा, आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा कि इसका आंसर बताइए। अब कैसे आपकी प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए आपको एक यहाँ पर फार्मूला है कि N2 प्लस 3 2 इसका किससे कम्युनिकेशन कराने पर अमोनिया गैस बनता है। अब ऐसे पूछेगा एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन क्रिया करके 2 आयतन, मतलब 2 आयतन क्या बनाएंगे, मतलब क्या बनाएंगे, तो आप बताएंगे अमोनिया बनाएंगे। ठीक, कौन सा गैस बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। 2NH2 बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व हैं, यहाँ पे इसको ध्यान देना, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं इसको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। देखिए अब कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है कि द्रव्य की अविनिष्टता का नियम अविनाकी अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है। जो यह द्रव्य का अविनाशी का नियम है, ये नाभिकीय अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है। भिन्न भिन्न ऑक्सीजन संख्या को दर्शाने वाली धातुओं के लिए स्थिर अनुपात का नियम सत्य नहीं है। अब आपको यहाँ पे समझा भी दिया, महत्वपूर्ण तत्व में दे भी गया है कि भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाली धातुओं के स्थिर अनुपात का सत्य नहीं है। समस्थानिकों के लिए भी स्थिर अनुपात का नियम सत्य नहीं है। अब आपको नाइट्रोजन और 5 ऑक्साइड रासायनिक संयोग के अज्ञात नियम का संख्याक नहीं है। तो आपके टोटल जो थ्योरी थे खत्म हो चुके स्टूडेंट। तो आपको थ्योरी का जो था वह पार्ट खत्म होता हुआ। अब आपका जो बचता है प्रश्नमाला या अभ्यास प्रश्न, अब आपको कल के वीडियो में आपको प्रश्न कराए जाएंगे, जो टोटल इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे उतना कराया जाएगा, क्योंकि अब आपको जल्दी से जल्दी मतलब आपको कंप्रोमाइज़ जल्दी किया जाएगा। तो अब आपको इस वीडियो में इतना, देखिए आपको कोई दिक्कत आता समझ में नहीं आता है तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पूछ भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि इस आपको जो एक सेक्शन चल रहा है 2023 का, आपको इस पॉलिटिकल की तैयारी करने आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अब आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया, जैसे वीडियो अपलोड होता है वैसे करा दिया जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली बाय डेली वीडियो मिलेंगे और हर एक चीज़ की जानकारी मिलेंगे। अब आपको चाहते हैं कि हमको चाहिए पॉलिटेक्निक में कौन सी किताब की, टोटल आपको मिल जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर ना करें, और एक प्यारा सा कमेंट बताएं कि हमारा जो थ्योरी का जो था ये तीसरा लेसन का कैसा लगा आपको। बस इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो मिले तब तक के लिए